श्री राधाकृष्ण दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आशा करता हूँ जितना आपको पढ़ाया अच्छे से आपने पढ़ा होगा, है ना। और डेली आपकी यह प्रैक्टिस सीरीज जो हमने चलाई है, जो 9 बजे जो है लगती है। केमिस्ट्री के लिए सेपरेट से सेशन आएंगे आपके, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है ना। एक खबर आपने ये सुनी होगी जिससे बहुत सारे एस्पायरेंट्स को बहुत डिमोटिवेशन आता है भाई। बात ही ऐसी है कि पहले आप बीएड करें, फिर आप टेट एग्जाम क्वालिफाई करें, फिर इतना पढ़ पढ़ के आप कमीशन एग्जाम क्वालिफाई करें, और उसके बाद भी आपको ये सुनने को मिले कि अभी भी हम सरकारी टीचर नहीं कहलाएंगे, अभी हमें एक और टेस्ट करना पड़ेगा क्लियर। और जिस टेस्ट की रूपरेखा पता नहीं, कौन उस टेस्ट को लेगा, किस तरीके का टेस्ट लेगा, तभी जो है हम रेगुलर टीचर कहलाएंगे। अदरवाइज हमें किसी भी कारणवश या तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, जो एक फिक्स सैलरी होगी। तो ऐसी बातें जब सामने आती है ना, तो बहुत ऑब्वियस ये बात है कि जो इतनी मेहनत कर रहा है ना, इतनी स्टेप्स एक तो टीचर बनने के लिए बीच में है, उसके बाद एक और स्टेप्स अगर जोड़ा जाए तो इससे डिमोटिवेशन आना लाजमी है ना। लेकिन मैं सभी से कहना चाहूंगा, है ना, विरोध जरूर करें ऐसी नीतियों का। बहुत गलत नीति है, ठीक है। देखो, पहले आप बीएड का एंट्रांस दो, नंबर वन। ग्रेजुएशन हो गई, अब भाई टीचर बनने के लिए पहले बीएड करो, उसके लिए पहले एंट्रांस दो, फिर बीएड करो 2 साल की, फिर टीचर बनने के लिए भाई टेट का एग्जाम क्वालिफाई करो, ठीक है। चलो भाई, कर लिया। अब फिर टीचर बनने के लिए कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई करो, और कमीशन आपको पता है कोई हलवा तो है नहीं। आपको खुद को पता है कितनी बुक्स हैं पढ़ने के लिए, कितना वास्ट सिलेबस है। चलो भाई, वो भी क्वालिफाई कर लिया। ओह, क्या अभी भी हम टीचर नहीं कहलाए? अब एक और एग्जाम क्वालिफाई करो जिसका ना तो हमें एबीसी पता है किस तरीके से होगा, क्या होगा। तभी हमें जो है 2 साल के बाद, ट्रेनिंग पीरियड के बाद, जो है वो रेगुलर करेंगे, वो भी अगर वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेरिट नहीं, क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी नीतियों का विरोध जरूरी है करना, जो आपके लिए हित के लिए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से है। बाकी आपके इसके ऊपर क्या विचार है, मुझे अभी कमेंट करके बताएं। जी हाँ, अभी मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और कैसे भी जैसे भी हो, आपको इसका विरोध करना है, जिस मर्जी तरीके से करें, ऑनलाइन करें और ऑफलाइन भी करना है। और भूलना नहीं है बात को कि जी हाँ, कोई और कर लेगा, कोई और कौन करेगा? कौन तैयारी कर रहा है एग्जाम की? आप लोग, हम लोग कर रहे हैं। तो हमें ही ये करना पड़ेगा। ऐसा कभी मत सोचना कि कोई और कर लेगा। अगर एक एक एस्पायरेंट्स भी इसके विरोध में उतरता है, तभी जाके ना यूनिटी जो होती है, तभी जाके बात बनती है। अदरवाइज पढ़ते रह जाओगे, नीतियां ऐसी आएंगी जो भविष्य के लिए नहीं, भविष्य के हमारे खिलाफ है। विचार क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। और डिमोटिवेट मत हो अभी, है ना। अगर यूथ जो करना चाहे वो कर सकती है, फैसले को बदलवाना चाहे बदलवा सकती है, लेकिन बदलवाएंगे कौन? हम और आप लोग। भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, और अपने विचार जरूर कमेंट में बताएं। चलें पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज, उसकी मोशन क्या होगी? भाई कोई पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, पता है ना यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इट्स मोशन इज, ऑप्शन ए periodic and simple harmonic, ऑप्शन बी periodic but not simple harmonic, ऑप्शन सी अपeriodic, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द। भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आप ध्यान से देखो, सर्कल में घूम रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसी मोशन क्या कहलाती है? ऐसी मोशन तो पेरियोडिक कहलाती है। अब आप बोलेंगे सर, ये पेरियोडिक तो है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो भाई ये तो आपको सोचना है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। पेरियोडिक, फिर से सुनो ध्यान से, यहीं पे याद करवाऊंगा अगर भूल गए। पेरियोडिक मोशन ऐसी मोशन होती है जो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है,
उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, अगर रिपीट हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का, दैट इज पीरियोडिक मोशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन आती है? ऐसे मोशन जो रिपीट तो करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त वो टू एंड फ्रो होनी चाहिए। वो टू एंड फ्रो होनी मतलब आगे पीछे होनी चाहिए। आप समझ गए मेरा? जैसे वाइब्रेशन, एक एग्जांपल दे रहा हूं। सिंपल पेंडुलम देखो, टू एंड फ्रो मोशन, स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करते हैं तो इस टाइप की मोशन सिंपल हार्मोनिक कहलाती है। अब इस सर्कल में घूमना, ये तो टू एंड फ्रो मोशन है नहीं, तो दिस इज अ पीरियोडिक मोशन, नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसे क्वेश्चन कहां से निकले भाई? अगर आपकी डेफिनेशंस क्लियर है, जैसा कि मैं अपनी फाउंडेशन बैच में भी बताता हूँ, फाउंडेशन क्लासेस में भी बताता हूँ। एग्जाम को पढ़ने के लिए डेफिनेशन याद करना पड़ेगी, लेकिन एग्जाम में उस डेफिनेशन के ऊपर एमसीक्यू बनेगा, ना कि डेफिनेशन पूछेंगे कि व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन। लेकिन ऐसा देखो क्वेश्चन डेफिनेशन के ऊपर जरूर बनेगा। तो इससे आपको एक आइडिया और लग रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि जब पढ़ना है डेफिनेशन को देखना है, लेकिन उससे बनने वाले एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू कि उस डेफिनेशन को क्रैम करना है। समझ गए? तो ऐसे मोशन जब पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड में सर्कल में घूम रहा है, नंबर वन वो पेरियोडिक होगी, नंबर टू सिंपल हार्मोनिक नहीं होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टू एंड फ्रो मोशन होती है। इज दैट क्लियर? आगे चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। A restoring force F on a particle of mass m executing simple harmonic motion is given by F is equal to minus kx. F is equal to minus kx, where x is the displacement and k is constant। ऑब्वियस ये बात है भाई, x हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है भाई। देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी, भाई ओमेगा पूछ लिया अब हमसे, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अब दोस्तों कैसे एंगुलर वेलोसिटी निकालें, देखो बड़े ध्यान से देखना। व्हाट इज अ फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें आता है। आप बोलोगे सर ये क्यों लिखा? भाई हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, वो कहां से निकलेगी? वो एक्सेलरेशन से निकलेगी। कैसे? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आ गई ना बात? रिलेशन याद होने चाहिए। अब यहां से एक्सेलेरेशन यहां पे पुट करो, m इन टू माइनस ओमेगा स्केयर आर माइनस के एक्स। अब ये r यहां पे क्या था? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसे मैं x लिख रहा हूं, इसे मैं x लिख रहा हूं। क्यों? ताकि ये वैल्यू हमारी कट जाए आपस में, माइनस का साइन, तो ओमेगा स्केयर के बटे एम। ओमेगा कितना आ गया? अंडर द रूट ऑफ के ओवर एम। ओमेगा कितना आ गया? अंडर द रूट ऑफ के ओवर एम। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? हमसे क्या पूछा था? एंगुलर वेलोसिटी पूछी थी, और गिवन क्या था भाई? एफ गिवन था। अब आपको एग्जाम में ये सोचना है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी पूछी तो कहां से निकालें, कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा? हम जानते हैं एक्सलेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, किस केस में? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो बस जब वैल्यू पुट की, आंसर अपने आप हमारे पास निकला। ऑप्शन नंबर डी अंडर द रूट ऑफ के ओवर है। क्वेश्चन आसान है, मजेदार है, लेकिन बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक मजबूत होना चाहिए। अब अगर बेसिक मजबूत नहीं, दो तरीके आपके पास है बेसिक मजबूत करने के। नंबर वन, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, फिजिक्स की प्लेलिस्ट खोलें, 70+ क्लासेस हैं उनको देखें। दूसरा तरीका है हमारा पेड बैच, च्वाइस आपकी है, खुद से प्रिपेयर करना चाहो करो, बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन अगर थाली में सजा सजाया चाहिए, देन बैच भी अवेलेबल है, और ये प्रैक्टिस तो डेली आपकी चली ही है। नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ना। द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। टोटल एनर्जी किसमें? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/2। अब कैसे क्वेश्चन करें, थोड़ा सा सोचो, जोर लगाओ। टोटल एनर्जी जब इन्होंने लिखा तो मन में आया टोटल एनर्जी, मन में आना चाहिए व्हाट इज टोटल एनर्जी? भाई द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आया कुछ मन में? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन? याद है, हाफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। व्हाट इज ए? एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एक्स? डिस्प्लेसमेंट। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम
ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, एम आप जानते हैं, ओमेगा आप जानते हैं। तो यही तो टोटल एनर्जी है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो, 1/2 m ओमेगा स्केयर ए स्केयर माइनस 1/2 m ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर, ओपन कर दिया मैंने इसको, प्लस 1/2 m ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर। भाई, एक माइनस का, एक प्लस का, कैंसल, बचा क्या? टोटल एनर्जी ये बची भाई, हाफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर, हाफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर। क्या ये एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है? क्या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है? जी नहीं। टोटल एनर्जी डिपेंड ओनली अपॉन द एम्पलीट्यूड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है? एक्स है। देखो, जब यहाँ पे हम करते हैं ना तो क्वेश्चन हमें भी इजी लगते हैं। एग्जाम में चैलेंजिंग पार्ट क्या है? इन फॉर्मूलाज को याद रखना। ये कैसे याद रहेगा? जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जब बार बार प्रैक्टिस होगी। ठीक है, इस क्लास के बाद यही एमसीक्यूज फिर से दोबारा खुद से करना। इस क्लास को ओपन करना, पॉज करना, हर एमसीक्यू खुद से करना, हर एमसीक्यू, तब जाके ये क्वेश्चन याद रहते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वन टाइम पीरियड इज, क्या बोला? डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी 2 आर, ऑप्शन सी 4 आर, ऑप्शन नंबर डी 0। सोचो समझो, 30 सेकंड देता हूं और मुझे इसका आंसर चाहिए। डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वर्थ इट है ना ये सीरीज? वर्थ इट है? हेल्प हो रही है क्वेश्चन बैंक क्रिएट करने में? क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे एग्जाम में? हेल्प हो रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि डेली क्लासेस लेकर आए। अभी लास्ट 2 दिन क्लासेस इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि ट्रेनिंग पॉलिसी का बीच में आ गया था। स्टूडेंट्स में इतनी डिमोटिवेशन आ गई थी, इतने मैसेजेस आए थे कि सर क्या करें। ठीक है, तो बस मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, आपका भविष्य आपके हाथ में होता है। गलत नीतियों का विरोध करना आपकी जिम्मेवारी है, आपके दोस्तों की नहीं। सभी ऐसा सोचेंगे कि वो करेंगे, तो सभी ऐसा ही सोचते रह जाएंगे। हम करेंगे, हम विरोध करेंगे, ये हमारा भविष्य है। क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एक टाइम पीरियड में वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, आप पेंडुलम ले लो, आप स्प्रिंग ले लो। देखो भाई, पेंडुलम से तो बहुत आसान है समझना, मैं स्प्रिंग से भी समझा देता हूँ। नहीं तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलेंगे आप पेंडुलम से ही बताते हो, क्योंकि जब थ्योरी करवाई है तब भी पेंडुलम का ज्यादा यूज किया है। ठीक है, ये मान लो स्प्रिंग है, जब इसको स्ट्रेच किया, ये यहां तक आ गया। ठीक, एक सेकंड है ना, ये है, जब इसको स्ट्रेच किया ये यहां तक आ गया, जब ये वाइब्रेशन की इसने तो वापस ये यहां तक आएगा। ठीक है, तो ये हो गई टू एंड फ्रो मोशन इसकी। अब आप देखो, ये बीच वाली पोजीशन जो मेन पोजीशन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो आर है, ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, आर है। यहां से यहां तक आर वापिस आया, अगेन आर, यहां से यहां तक आर, और यहां से वापस यहां तक आया आर, और आ गया एक टाइम पीरियड में अपनी पोजीशन पर। आर, आर, 2 आर, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, 2 आर, तो 2 × 2 आर दैट इज इक्वल टू 4 आर इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने एक टाइम पीरियड में? दैट इज 4 आर। आर की जगह एक्स लिख सकते हैं, आर की जगह ए लिख सकते हैं, वट एवर इट इज, बस आपको ध्यान से समझना है। अब पेंडुलम का केस ले लो, भाई यहां से यहां तक आर डिस्टेंस, इधर आया 2 आर, ठीक है, यहाँ आया 1 आर, वापिस यहाँ पर पहुंचा 2 आर, तो 2 × 2 4 आर इज द टोटल डिस्टेंस। समझ गए क्वेश्चन? नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा।
A spring having spring constant K is loaded with a mass M. Spring is cut into two equal parts and one of these is loaded again with the same mass. The new spring constant is, spring constant का पूछा है, नया spring constant कितना होगा? Spring having spring constant K is loaded with a mass M. अब देखो दोस्तों, इसके लिए भी ना स्प्रिंग कांस्टेंट की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के, लेंथ ऑफ दैट स्प्रिंग के। सिंपल सी बात है ना? ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये तो याद रखना पड़ेगा। अब हम एक बार फिर से कहूंगा, जिन एस्पायरेंट्स को ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, इसका मतलब बेसिक्स फिर से पढ़ना है। बेसिक्स पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, अपनी बुक से पढ़ो, पेड बैचेस से पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ना है, ये मैटर करता है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के ये बोल रहे हैं कि भाई दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, मतलब लेंथ को ही लेंथ बटे दो कर दिया। अगर लेंथ को लेंथ बटे दो कर दिया तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट नया कितना हो जाएगा? दो टाइम हो जाएगा। आप पुट करके देखो या आप अपनी कॉमन सेंस लगा लो। अगर किसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको आधा किया जाएगा तो दूसरे की लेंथ दो टाइम बढ़ जाएगी, तो सीधा मैं लेकर चलूंगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट दो के हो जाएगा। क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ को कर दिया आधा तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा डबल, 2k। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। देखो क्वेश्चन कितना भारी भरकम है, क्वेश्चन कितना भारी भरकम है, लेकिन इसका आंसर अगर ये रिलेशन पता होता ना तो एक सेकंड में आप कर देते। समझदार खुद हो, किस तरीके से पढ़ना है आपको मुझसे अच्छा, फिर मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। ठीक है कि आपके लिए क्या सही है। अब बार बार नहीं बोलूंगा कि क्या प्रैक्टिस करना है क्या नहीं। नए एस्पायरेंट्स हैं तो सुन लो, 9 बजे क्लास लगती है, केमिस्ट्री की सेपरेट से क्लास हुआ करेगी आपकी, जैसा कि सभी एस्पायरेंट्स ने कहा था। ठीक है, पहले ये वाली प्रैक्टिस सीरीज चलेगी और इसी में केमिस्ट्री की भी प्रैक्टिस सीरीज आपकी आएगी। तो कमर कस लो, प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ। ठीक है, देखो स्प्रिंग हैज अ टाइम पीरियड टी एंड इट कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स, देन द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट विल बी। अब भाई देखो स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है तो चलो उसका टाइम पीरियड लिख ही देते हैं ना। व्हाट इज द टाइम पीरियड? कितना होता है स्प्रिंग के लिए? 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम ओवर के, वेर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इन्होंने बोला इसे एन इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? एन टाइम के। भाई एन इक्वल पार्ट्स में बांटा तो के सबका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो एन के हो गया। तो ठीक है, नया टाइम कितना आएगा? देखो 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम ओवर एन के, क्योंकि के डैश डालेंगे यहाँ पर नया वाला जो था। ठीक है, एन के आ गया, तो ये कितना बना हमारा? ये सारी टी की वैल्यू, तो टी बटे अंडर द रूट ऑफ एन विल बी अवर राइट आंसर। है ना? तो ऑप्शन नंबर बी चेक करो, टी बटे अंडर द रूट ऑफ एन। कुछ नहीं किया हमने, हमें रिलेशन याद होना चाहिए था। है ना? तो आप देखो रिलेशन कितने जरूरी हैं एग्जाम के लिए याद रखना। है ना? नेक्स्ट MCQ देखना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन 1 मिनट। अभी हमने किया भाई स्प्रिंग वाला, यहां से यहां गया, यहां से फिर ये यहां आया, ये इसकी मेन पोजीशन थी। डिस्टेंस तो इसने 4r किया था, लेकिन यहां गया वापिस आया, यहां गया वापिस आया, अब इसी पोजीशन पर ये है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब वो कॉन्सेप्ट आएगा, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर डी, जीरो विल बी राइट आंसर। वो एस्पायरेंट्स जिनको ये अब पता नहीं चला कि डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों पहली यूनिट देखना, वहां पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, पहली 2 यूनिट्स में +1 क्लास के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो है कहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी, जीरो विल बी राइट आंसर। आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो व्हेन वेलोसिटी इज। वेलोसिटी क्या होगी कि एक्सेलरेशन और पार्टिकल जीरो हो? जीरो होगी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्शन सी मैक्सिमम होगी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। 2-3 बातें मैंने आपसे आज की क्लास में पूछी हैं। नंबर 1, ट्रेनी पॉलिसी को लेके आपके विचार क्या है, मुझे कमेंट करके बताओ, खुल के बोलना है। नंबर 2, ये सीरीज कितनी हेल्पफुल है आपके लिए, ये बोलना है। नंबर 3, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये भी कहना। और वो एस्पिरेंट जिसको इसका आंसर पता नहीं होगा, वो अदर एस्पिरेंट्स के कमेंट देखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, मिलूंगा कल आपसे इसी समय के ऊपर नए क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए खेलते रहिए, हँसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।